गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं मॉक टेस्ट 7th असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और हर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। चलिए सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनटू द क्रिस्टल इन एनायनिक वैकेंसी, ठीक है, द डिफेक्ट इज नन एज। समझिए ये एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन पूरा डेप्थ में जाना पड़ेगा हमें। क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास एक NaCl का क्रिस्टल है। किसका है ये? NaCl का क्रिस्टल है। ये NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? Na प्लस और Cl माइनस प्रेजेंट होगा। तो चलिए उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमने ये NaCl का क्रिस्टल ले लिया। तो NaCl में क्या होने वाला है? Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, राइट। तो हमने Na प्लस को किससे दिखाया? ब्लैक वाले से, और Cl माइनस को किसके दिखाया? रेड वाले से, सर्कल से, रेड सर्कल से। अब आप देखेंगे तो आपके पास कितना ब्लैक है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 Na प्लस है। और रेड वाले कितने? आप जरा ध्यान देखिए, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, मतलब 5 Na प्लस है और 5 Cl माइनस है, राइट। एकदम क्लियर हो गया। मतलब ये कंपाउंड अभी क्या है? न्यूट्रल है। अभी कंपाउंड क्या है? ये न्यूट्रल है। कंपाउंड तो बिल्कुल न्यूट्रल है। अब क्या होता है जरा ध्यान से देखिए, जब इस क्रिस्टल को हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं। आप यहाँ पे कोई सा भी क्रिस्टल ले सकते हैं, Na प्लस ले NaCl ले लीजिए या KCl ले लीजिए, कोई भी क्रिस्टल ले लीजिए। तो जब ये क्रिस्टल लेंगे आप, तो इस क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, Na सोडियम के एटमॉस्फेयर में इसको हीट करते हैं। सोडियम के एटमॉस्फेयर में इसको क्या करते हैं? हम हीट करते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा सोडियम, मतलब ये समझ लो सोडियम का एक मेटल का रॉड है, यहाँ पर सोडियम का रॉड है। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं? हीट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अब इसको हम हीट करने जा रहे हैं। तो देखिए जब इस NaCl को हमने क्या किया? यहाँ पर हीट किया। इस NaCl के क्रिस्टल को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, है ना। हीट करेंगे तो क्या होगा, जो Na का एटमॉस्फेयर है, ये आपका सोडियम का एटमॉस्फेयर है, सोडियम एटमॉस्फेयर। जो आपका मेटल होगा उसी का एटमॉस्फेयर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या मेटल है? Na, ठीक है। Na का यहाँ पर एटमॉस्फेयर लेंगे। अगर आपने KCl ले लिया तो किसका एटमॉस्फेयर लेंगे? K का एटमॉस्फेयर लेंगे। याद रखना, यहाँ पर अगर आपने KCl का क्रिस्टल ले लिया तो एटमॉस्फेयर किसका रखेंगे? पोटासियम का एटमॉस्फेयर रखेंगे। और अगर आपने NaCl लिया है तो क्रिस्टल किसका एटमॉस्फेयर रखेंगे? सोडियम का एटमॉस्फेयर रखेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? सोडियम का एटमॉस्फेयर ले लिया, मतलब सोडियम का एक रॉड ले लिया, ये समझ लो, सोडियम का रॉड ले लिया। जब आप इसको हीट करेंगे ना बच्चा, तो होने वाला क्या है, यहाँ जो सोडियम का एटमॉस्फेयर है, ये सोडियम टूट जाता है। किसमें? Na प्लस में। किसमें टूटेगा? Na प्लस, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सोडियम तो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस करके और खुद किस में कन्वर्ट हो गया? Na प्लस में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब इस Na प्लस को, इस Na प्लस के पास कौन जाना चाहेगा? सोचिए, इस Na प्लस के पास जाना चाहता है ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस, क्योंकि Na प्लस को क्या चाहिए? Cl माइनस है। ये Cl रेड वाला Cl माइनस है, तो ये Cl माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ये Cl माइनस कहाँ आ जाएगा? वहाँ पर आ जाएगा। तो सोचिए क्या होगा। सोचिए, ये जो Na प्लस है, Na प्लस के पास कौन जाएगा? Cl माइनस चला गया, Cl माइनस यहाँ आ गया, मतलब ये अपने साइड को यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ पर अब वो Cl माइनस नहीं है, मतलब यहाँ क्या क्रिएट हो गया? वैकेंसी क्रिएट हो गया। क्यों वैकेंसी क्रिएट हुआ? क्योंकि ये Cl माइनस कहाँ चला गया था? Na प्लस के पास चला गया। तो Cl माइनस था ना, अब वहाँ चला गया Cl माइनस Na प्लस के पास। अब यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? इसको बोलते हैं हम वैकेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम? वैकेंसी बोलते हैं। वैकेंसी बोलते हैं, मतलब होल्स क्रिएट हो गए यहाँ पर। समझ में आ गए? अब देखिए यहाँ पर सोडियम तो 5 है ही, 5 सोडियम है ही, ब्लैक वाला 5 सर्कल है ही। लेकिन अब क्लोरीन कितने बचे? 4 ही बचे, 4 ही क्लोरीन बचे। 1 2 3 4, क्योंकि एक तो क्लोरीन उस क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल गया, तो अब एक ही बचे। तो यहाँ पर 4 निगेटिव और 5 पॉजिटिव, मतलब ये अब इसके जो न्यूट्रलिटी थी वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया। इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, इस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ध्यान से समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड पे आ जाता है। इस वैकेंसी में कौन आ जाता है?
इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, तो एक निगेटिव आएगा तो 4 माइनस पहले से था 4 क्लोरीन की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो कितना बन गया 5 मतलब 5 निगेटिव बन गया ना, 5 निगेटिव बन गया, यहाँ पर 5 पॉजिटिव। अब फिर से न्यूट्रल हो जाएगा क्रिस्टल, क्रिस्टल तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन कैटायन अब 5 है और एनायन 4 ही है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया, न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, नीचे आ गया, मतलब उस क्रिस्टल के अंदर आ गया, और इसको हम क्या बोलेंगे, एनायनिक वैकेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एनायनिक वैकेंसी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनायन बाहर निकले हैं, क्लोरीन माइनस एनायन है जो इसको छोड़ के बाहर गया क्रिस्टल को, तो ये एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो एनायनिक वैकेंसी में कौन ट्रैप हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया। तो वही तो बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड इनटू क्रिस्टल इन एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी में आ गया इलेक्ट्रॉन, और इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, इस डिफेक्ट को बोला जाता है एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या होता है, देखिए आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, क्रिस्टल में आ रहा है, क्रिस्टल में आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है। आपने तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है तो वो कंपाउंड कलर शो करने लगता है, कलर शो करने लगता है। यहाँ पर कलर शो करने लगता है, NaCl एक कलर शो करने लगेगा, परहैप्स वो येलो कलर होता है, आप देख लेना एक बार। तो येलो कलर यहाँ पर NaCl में क्रिएट हो जाता है, और वो क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, यहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जा रहा है, क्रिस्टल में जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से इस क्रिस्टल में क्या होने लगेगा, कलर्स होने लगेगा, और कलर्स को ही क्या बोला जाता है, कलर्स को ही हम क्या बोलते हैं, फॉरबे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फॉरबे, फॉरबे, फॉरबे। और फॉरबे को स्मॉल मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया गया, यहाँ पर एफ लिख दिया गया, और इसी को क्या बोला, एफ सेंटर, मतलब फॉरबे सेंटर। यहाँ पर कलर्स क्रिएट हो जाता है, क्यों, ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा क्यों हुआ, जब आप NaCl लिया तो आपको जो एटमॉस्फेयर बनाना होगा वो किसका बनाएंगे आप, सोडियम का ही बनाएंगे। अगर आप KCl लेंगे तो एटमॉस्फेयर किसका बनाएंगे, K का बनाएंगे। बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम यही रहेगा। क्लियर हो गया, जिसको फॉरबे सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं है, फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं है, ये फॉरबे सेंटर है, याद कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द एज लेंथ ऑफ द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एज लेंथ मतलब ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एज लेंथ को ए से नोट करते हैं, कितना दिया हुआ है, 508 पिकोमीटर, ये आपको दिया हुआ, राइट। यहाँ पर कहता है द रेडियस ऑफ द एटम, द रेडियस ऑफ द कैटायन। अच्छा, कैटायन मतलब R प्लस, कैटायन का रेडियस को हम क्या बोलते हैं, R प्लस बोलते हैं। कैटायन, कैटायन मतलब प्लस और रेडियस मतलब R, तो R प्लस मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, याद रखना। इसको हम लोग R प्लस से नोट करते हैं, और ये कितना दिया हुआ है, 110 पिकोमीटर दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कैटायन कितना दिया हुआ है, 1110 पिकोमीटर। तो पूछ रहा है रेडियस ऑफ एनायन माइनस ये कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रखा है। और कह रहा है यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो FCC में जा रहा है, FCC में जा रहा है। तो चलिए मैं इसको पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। FCC के केस में क्या होता है, आप एक लेंथ की ही बात कर लो, ये आपका FCC का एक फेस है, FCC का एक फेस है। तो सभी एटम्स कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं, सभी एटम्स कहाँ पर होंगे, कॉर्नर्स पर होंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है ना। चलो इसका डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो FCC में क्या होता है कि कॉर्नर्स पर एनायंस होते हैं, कॉर्नर्स पर क्या होता है, एनायंस, याद रखिएगा, कॉर्नर्स पर क्या होते हैं, एनायंस होते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ एनायन। ये क्या है तुम्हारा, रेडियस ऑफ एनायन है, और ये भी क्या है, रेडियस ऑफ एनायन है ना, रेडियस ऑफ एनायन है। क्लियर हो गया। तो कॉर्नर्स पर हमेशा क्या होगा, फेस सेंटर में कॉर्नर्स पर हमेशा क्या होता है, एनायंस होता है, ठीक है। और जो कैटायंस होते हैं वो इस एज पे होते हैं, वो इस एज पे होते हैं, वो इस एज पे होते हैं, ठीक है ना। तो एज पे क्या होता है हमारा, कैटायंस होता है, एज पे क्या होता है बच्चा, कैटायंस होते हैं। अब आप देख लो, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पर ये एटम की बात करें तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट। अरे इधर देखो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला पार्ट क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन। और ये वाला भी पार्ट क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, तो 2r। तो ये जो एज लेंथ है, ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी, इसको हम क्या बोलते हैं,
एज लेंथ बोलते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बार r प्लस है, 2 बार माइनस r माइनस है, तो क्या लिखेंगे 2r प्लस 2r माइनस, है ना। तो एज लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एज लेंथ कितना दिया हुआ है अभी तो पता है मैंने आपको, कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पर 508 इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस की वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ ना 110, क्लियर हो गया, प्लस 2 इंटू आर माइनस, क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर माइनस की वैल्यू कितनी आएगी 508 माइनस 220, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर लोगे, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, क्योंकि आर माइनस निकाल रहे हैं तो 2 डिवाइड में चला जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आर माइनस का आ जाएगा 144 पिकोमीटर। सॉल्व कर लेना, ये आर माइनस की वैल्यू है। कितना ईजी था, आराम से कैलकुलेट कर लिया। आपको बस यही याद रखना है कि फेस सेंटर्ड के केस में जो कॉर्नर्स पर होते हैं वो एनायंस होते हैं और जो एज पे होंगे वो क्या होंगे, कैटायंस होंगे। तो एज में यहाँ पर रेड डायमीटर हो जाएगा ना ये पूरा का पूरा, तो 2r ऐसे भी समझिए, ये 2r प्लस हो जाएगा और r माइनस ऊपर में है और r माइनस नीचे में, तो 2r क्लियर हो गया और पूरी एज लेंथ क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड ए इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ए एंड बी। एक कंपाउंड है जो ए बी एलिमेंट से मिलकर बना है और क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर, मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में वो जा रहा है। तो कहता है एटम ए जो है वो कॉर्नर पर है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं एटम ए जो है, एटम ए कहाँ पर है बताओ तो, एट कॉर्नर्स राइट। तो बताओ कॉर्नर्स कितने होते हैं हमारे पास, कॉर्नर्स होते हैं 8 और एक कॉर्नर पर एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8, तो कितना आ गया 1, मतलब ए जो है वो कितना है 1 है। समझ में आई बात आपको, क्योंकि एटम ए सिर्फ कॉर्नर पर मिल रहा है। तो कॉर्नर कितने होते हैं हमारे पास, कॉर्नर होते हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के अंदर और एक कॉर्नर पर एक एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/8 होती है। तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल कितने एटम आएंगे 1 एटम आएंगे। तो एटम ए जो है वो कितना हमारे पास 1 है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखिए, एटम बी एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, और जो एटम बी है, एटम बी वो कहाँ पर है, इन द सेंटर ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का एटम, ये जो आपका क्यूब है, ये जो आपका क्यूब है, क्यूब बना सकते हो ना इस तरह से, बना लेना, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो क्यूब है हमारा, जो एटम बी है, जो एटम बी है वो क्यूब के बॉडी के सेंटर में है पूरा का पूरा। तो पूरा का पूरा हमारे अंदर ही है, वहाँ तो कहीं दूसरे क्यूब में जा नहीं रहा, तो पूरा बॉडी के अंदर ही है। तो एटम बी कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो एटम ए 1 है, एटम बी है 1 है, तो क्या हो जाएगा ये A1 B1, मतलब ए बी कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर ए बी कंपाउंड बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेंटॉफ फैक्टर फॉर द सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट के लिए वेंटॉफ फैक्टर का वैल्यू क्या होगा। वेंटॉफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से, मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी, सोडियम फॉस्फेट है। सोडियम को क्या लिखते हैं, देखो पहले लिख देता हूँ मैं, सोडियम फॉस्फेट, ठीक है ना। तो सोडियम फॉस्फेट, सोडियम का क्या हो गया Na, फॉस्फेट का क्या होता है PO4-3, और Na पे कौन सा चार्ज आता है आपको पता है, +1 चार्ज आता है। तो इससे कंपाउंड बना लो तुम। सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, पहले वो बना लेते हैं। तो क्या होगा इसका बताओ, इसके नीचे लिख दो 1 क्योंकि यहाँ पर 1 है, ठीक है। इसके नीचे लिख दो 3 क्योंकि यहाँ पर 3 है, प्लस माइनस को छोड़ दो, नंबर लेते हैं सिर्फ, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कंपाउंड बन जाता है। क्रिस क्रॉस मेथड आपने पढ़ा ही होगा 9th-10th में। तो क्या बन जाएगा Na3PO4, ये बन गया आपका सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। पूरे समझा रहा हूँ मैं, सीधा लिख सकता था बट पूरा समझा रहा हूँ। सोडियम फॉस्फेट, अब आई पूछ रहा है जब सोडियम फॉस्फेट टूटेगा Na3PO4, जब ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनाएगा बताओ। ये तो Na+, कितना Na+ बनाएगा बताओ, 3 है ना यहाँ पर, Na3 है तो 3 Na+ बनाएगा, साथ में प्लस ये क्या बनाएगा PO4-3, कितना है, एक ही है ना यहाँ पर, देखिए एक ही है, ये 1 है, तो ये कितना होगा 1 होगा। तो टोटल कितने आयंस मिल गए आपको, कितने आयंस मिले, 3 यहाँ से मिले, 1 यहाँ से मिले। तो I = कितना हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। तो I की वैल्यू, वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बच्चा जब भी आपको पूछा जाता है वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू, लाइक अदर एग्जांपल देख लो,
जैसे दे दिया यहाँ पर BaCl2, तो इसको आप ब्रेक कर लो तो क्या देगा ये, Ba पे +2 चार्ज आता है, और क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन पे तो हमेशा -1 चार्ज आता है। हाई कितना क्लोरीन देखो 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दिया, और बेरिलियम एक ही है तो यहाँ पर 1 लगा दिया। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 2 कितना हो गया 3। इस तरह से निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अगर हमने ले लिया NaCl पूछ रहा है, NaCl, तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा Na + Cl -, Na कितना है 1, Cl कितना है 1, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2, यही हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर लीजिए, वही आपका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू होता है। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन द केस ऑफ 4। ठीक है बच्चा, चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर पोसेस लोवेस्ट वेपर प्रेशर, लोवेस्ट वेपर प्रेशर कौन पोसेस करेगा। देखिए इसको भी हम आई के वेंट ऑफ फैक्टर के टर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई क्या होता है बच्चा, वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे, मतलब नंबर ऑफ आयंस कहाँ पर ज़्यादा होगा, अगर आई की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या है आपके ज़्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट क्या है वहाँ पर, सॉल्यूट क्या है ज़्यादा है। और जब सॉल्यूट कम होगा इसका मतलब सॉल्वेंट क्या होगा, बताओ सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा। और जब सॉल्वेंट कम होगा मतलब वाटर कम होगा, सॉल्वेंट में तो वाटर ही जनरली रहता है। जब वाटर कम होगा तो बताओ वेपर प्रेशर क्या होगा, कम ही ना बनेगा जी। मतलब अगर क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। और सॉल्यूट कब ज़्यादा होगा, जब आई की वैल्यू, अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देख लीजिए आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल सा कहते हैं, आई निकाल लेते हैं यहाँ से। पहला क्या दिया हुआ है NaCl। अब ये मोलरिटी सबको छोड़ दो, ये 0.1 मोलर 0.1 मोलर इस पर डिपेंड नहीं करेगा, सीधा आई निकाल लेंगे। अब तो आई का वैल्यू किसके लिए निकालते हैं, NaCl। तो क्या होगा, NaCl टूटेगा तो बताओ Na+, अभी तो बताया था Cl-, आई का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 2, याद कर लेना, याद क्या निकाल लेना। उसके बाद है आपके पास KCl, तो ये भी टूटेगा तो क्या बनाएगा K + Cl-, मतलब आई कितना हो गया 2, ये भी 2 ये भी 2। अब आ जाओ दूसरा क्या दिया हुआ है BaCl2, अभी तो बताया था मैंने आपको BaCl2, जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा Ba + 2 + Cl-, कितना बनाएगा, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 और ये 1, कितना हो गया आई का वैल्यू 3। तीसरा क्या दे रखा है, नन ऑफ दिस दे तो चलो। तो मतलब कहाँ पर आई की वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ पर आई की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब आई की वैल्यू क्या है ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर आयंस क्या है ज़्यादा है। आयंस ज़्यादा मतलब सॉल्यूट के आयंस, सॉल्यूट क्या है ज़्यादा, क्योंकि सॉल्यूट तो डिसोसिएट होता है, वाटर थोड़ी डिसोसिएट होता है, सॉल्यूट टूट जाता है तो सॉल्यूट ज़्यादा है। जब सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब सॉल्वेंट कम है, और जब सॉल्वेंट कम है इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम बनेगा। तो मतलब आयंस ज़्यादा किस केस में है, बताओ BaCl2। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया ना बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलल क्या दिया हुआ है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर द फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा मतलब मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट किस केस में है, फ्रीजिंग पॉइंट का केस है। तो के आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.86 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलल, मोलल मतलब मोललिटी। तो बताओ मोललिटी, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मोलल बोलते हैं, मोलल। ठीक है ना, मतलब m दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको बताओ जल्दी से, स्मॉल m की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.05, यही दे रखा है स्मॉल m। क्लियर है ना बच्चा, बोलो जल्दी से, ये क्लियर है ना। तो ये दिया हुआ है आपको, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, पूछ रहा है कि सॉल्यूशन किस पे फ्रीज कर जाएगा, है ना। तो हम जानते हैं कि ΔTF, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बच्चा किसका है, ये क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट अरे ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ना, एलिवेशन इन क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है। तो ΔTF क्या होता है पता ही होगा आपको, क्या लिखते हैं हम लोग KF इंटू मोललिटी, भूल गए 12th का बेसिक सा पॉइंट था मोललिटी। तो बताओ ΔTF का वैल्यू क्या होता है, ΔTF का क्या होगा, KF का वैल्यू कितना दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1.86 इंटू मोललिटी कितना दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ΔTF
डेल्टा टी एफ का वैल्यू आ जाएगा 0.093 आ गया डेल्टा टी एफ। ऑल्सो वी नो दैट कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ ऑफ सोल्यूशन। ये क्या होता है बताओ? डेल्टा टी एफ तो पता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। अच्छा, टी नोट ये जो टर्म देख रहे हो, नोट मतलब प्योर है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट है। प्योर सॉल्वेंट तो वाटर ही लेते हैं। और ये टी एस देख रहे हो यहाँ पर, एस मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। और यही हमसे पूछ रहा है, यही तो हमें निकालना है, ये वाला टर्म हमें पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अभी तो निकाला था हमने। डेल्टा टी एफ कितना निकाला था बच्चा? 0.093, ये तो निकाला था, पुट कर दो। 0.093 इज इक्वल टू, अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, माइनस ये तो आपको निकालना है, ये क्या निकालना है आपको? टी एफ सॉल्यूशन, ये निकालना है। अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये वाला माइनस को इधर लेके आ जाओ और ये वाला प्लस को इधर लेके आ जाओ। जब इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से बच्चा टी एफ ऑफ सोल्यूशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा माइनस 0.093, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये ऑप्शन आपका सी में आ जाएगा। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर कर लोगे ना बच्चा? बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज NaCl का, KBr का, KCl का इतना दिया हुआ रेस्पेक्टिवली। तो पूछ रहा है NaBr की मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी? मतलब ये कोलराच लॉ का क्वेश्चन है ना, कोलराच लॉ का क्वेश्चन। तो चलो इसको सॉल्व। देखिए यहाँ पर NaCl का दिया हुआ 126, KBr का 152, KCl का 150, ये सब दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, मतलब सब दिया हुआ है। किसका पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है NaBr का पूछ रहा है। तो सोचो क्या करेंगे हम? इस तीनों में से आपको मैच करना है कि NaBr कैसे आपको मिलेगा। तो देखिए तो जरा ध्यान से, Na कहाँ पर है? यहाँ पर Na है। Br कहाँ पर है? यहाँ पर है। मतलब इस दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, और जो बाकी बच गया उसको माइनस कर देंगे बस। तो क्या करना पड़ेगा हमें बताओ? NaBr निकालने के लिए 126 प्लस 152 माइनस 150 कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये 128 आ जाएगा, ये NaBr का। बस कितना सिंपल सी कहानी है, आराम से निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चा आ जाओ, कहाँ से कौन सा होगा? यहाँ पर 128, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, दो को ऐड कर दिया उसको निकाल, क्योंकि इसी दोनों को ऐड करोगे तब ना NaBr आएगा जी, और KCl जो बच गया उसको माइनस कर दो। कितना ईजी है, ये आपका कोलराच लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको पढ़ाया गया होगा, SHE। ठीक है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन है। इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ pH उसकी दी हुई है 25 डिग्री सेल्सियस। द पोटेंशियल ऑफ द सेल वुड बी, क्या होगा? राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। आपको पता है ना, हमें हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। हमें क्या चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन के केस में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगी, वहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको सबसे पहले तो रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है कि हम ले लेते हैं H+, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? अभी ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन लिया और खुद किस में कन्वर्ट हो गया? ये H में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो H एटम है, इसको मॉलिक्यूल बना लेते हैं। कैसे क्या करते हैं? देखिए यहाँ से ले लिया हमने 2H+, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये H2 बना लेगा, गैस। क्लियर हो गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलता है। ऐसा चीज आपको पढ़ाया गया। दिस इज रिडक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए? यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा यहाँ पर। और हमें आपको पढ़ाया गया था कि हमें अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया भी है तो हम किस में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल में। उसमें माइनस लगा देते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाता है इस तरह से। अब देखिए, तो अगर मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगाऊं, इस इक्वेशन के लिए क्या लगाने जा रहे हैं? नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? EMF ऑफ सेल इक्वेशन करते हैं।
EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन कहता है, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम K, और ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है यहाँ पर आफ्टर सम टाइम, जिसको K इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। क्या लिखते हैं हम, K इक्विलिब्रियम का इक्वेशन क्या बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यही बनता है इसका इक्वेशन, सॉरी मतलब एक्सप्रेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं इस इक्वेशन के ऊपर नेक्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, EMF ऑफ सेल निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला देखिए, ई सेल मतलब EMF ऑफ सेल इक्वल टू होता है ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, यहाँ पे लिखते हैं हम K इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये होता है नेक्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन होता है, राइट। अब आप K इक्विलिब्रियम के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं हम ई नोट सेल मतलब ई सेल। अच्छा देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल के बारे में कुछ बता दूं मैं आपको। SHE का केस अगर मैं डिस्कस करूं तो 4SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में यहाँ पर जो प्रेशर लेते हैं हम लोग, प्रेशर कितना लेते हैं, 1 atm प्रेशर लेते हैं, याद रखिएगा। प्रेशर हमेशा SHE कितने पे मेजरमेंट की जाती है, 1 atm प्रेशर पे मेजरमेंट किया जाता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात, SHE के केस में आप ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, कैसे निकालते हैं हम, ई कैथोड मतलब ई रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं ना, माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो SOP ले लेते हैं, SRP ले लेते हैं। यहाँ पर ये नोट लिख देते हैं, ये भी नोट, क्योंकि नोट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं बच्चा, अगर SOP को चेंज करेंगे SRP में, तो यहाँ पर ESRP क्या होता है बच्चा, आपको पढ़ाया गया था ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या ले लेते हैं हम, SRP ही लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 0, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 0, मतलब ई नोट सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाता है। आप समझिए कि यहाँ पर SHE के केस में इधर देखो, SHE के केस में चाहे वो SRP हो या फिर SOP हो, सबका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। EMF ऑफ SRP के केस में, SOP के केस में वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, याद रखना। तो ई नोट सेल ऑफ क्या हो जाएगा, 0। तो ई नोट सेल की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, ई नोट सेल की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पर, 0, याद रखना। और K इक्विलिब्रियम की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू, तो ई नोट सेल का तो वैल्यू 0 आ गया, क्या बचेगा, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए, आप अगर गौर से देखेंगे क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए आपको एक वैल्यू भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू, ये इतना वोल्ट दिया हुआ है। मतलब समझिए यहाँ पर 2.303 और ये F और ये RT, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.059। मतलब ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस इसका वैल्यू कितना हो गया, 0.059 डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पर क्या होगा, लॉग। अब प्रोडक्ट जो है वो क्या था आपका, इक्वेशन गौर से देखिए, प्रोडक्ट आपका गैस है। तो गैस के केस में हम क्या ले लेते हैं, प्रेशर, और प्रेशर कितना लेते हैं, 1 atm। चलो पहले लिख देते हैं, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, रिएक्टेंट था, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। एन फैक्टर की बात करें तो एन फैक्टर कितना होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस और गेन हो रहा है, इसी को कितना इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसी को बोलते हैं हम एन फैक्टर। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर लॉस और गेन होता है। तो एन फैक्टर की जगह पर कितना पुट कर देंगे, 2। तो बताइए ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और लॉग, इतनी बात समझ में आई। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड के केस में प्रेशर कितना मेंटेन किया जाता है बच्चा, 1 atm फॉलो किया जाता है। तो 1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और इसका पावर 2 कर देंगे। क्लियर है, हो गया यहाँ तक। अब आगे कैलकुलेट करते हैं इसको। ई सेल
इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग लिख सकते हैं। और ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और ये पावर कितने चला जाएगा, -2 में, क्योंकि ये -2 ये जो +2 है इसको ऊपर लेके जा रहे हैं आप, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ये जो -2 है जो पावर में, वो लॉग के पीछे आ जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। तो क्या बनेगा यहाँ से, ई सेल इज इक्वल टू -0.059 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -2 तो इधर आ गया, -2 आगे क्या बच गया, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करते हैं अपन, ये जो माइनस है इसको इसके साथ दे देते हैं, तो एक अंतर आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या हो गया हमारा, ई सेल, एक सेकेंड, EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.059 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इनटू क्या हो गया यहाँ पर, अब यहाँ तो सिर्फ 2 ही बचे, क्योंकि माइनस तो हमने इधर लगा दिया, और क्या बच जाएगा ये, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। यही बनेगा ना, बताओ जल्दी से। अब आप देखिए ये जो टर्म है ना बच्चा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसी को बोलते हैं हम pH, इसी को बोलते हैं हम pH। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 3, मतलब यहाँ पर वैल्यू 3 पुट करेंगे, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.059 इंटू, अब pH का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3, यहाँ पर 3 पुट कर देते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चा, तो ई सेल का वैल्यू आ जाएगा -0.177 वोल्ट। और ये ऑप्शन कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, चेक कर लीजिए माइनस में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कैसे बनाया, वीडियो को अच्छे से पॉज कर लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैंने हर बातें यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश किया है। एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको मेंशन कर लेना प्यारे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आर यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट टू सप्लाई। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग फ्यूल सेल में यूज करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, आपको तो पढ़ाया गया होगा ये सब। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है वो हम लोग स्पेस क्राफ्ट में जनरली क्यों यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में क्यों यूज़ करते हैं H2O2, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिलता है बच्चा, यहाँ से हमें वाटर मिलता है जो आफ्टर कंडेंसेशन, ये तो वेपर फॉर्म में चला जाता है। जब इसको आप कंडेंस करोगे तो इसको हम लोग फॉर ड्रिंकिंग पर्पस भी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर पावर फॉर हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट की हमें कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर स्पेस क्राफ्ट में, कि हमें हीट चाहिए लाइट चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रेशर के लिए नहीं होता है, ऑक्सीजन के लिए नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, वाटर के लिए। ये तो बहुत बार पूछा भी गया है, नीट में भी ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, के की वैल्यू आपको दिया हुआ है, के का वैल्यू पर सेकंड में दिया हुआ है, डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो देखो अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आर इज डायरेक्ट, अगर मान लो कोई इस तरह से ले लेते हैं, मान लो हमारे पास लेट मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट है ए और इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज आर, वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आर इक्वल टू क्या लगा देंगे, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर ए। क्लियर हो गया। अब आप देखो यहाँ से अगर मैं मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मान के चलते हैं, फिर जीरो ऑर्डर की भी बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। तो चलो अभी जीरो ऑर्डर की बात करते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी भी चीज़ का अगर आप पावर जीरो देते हो तो वो नंबर, वो वैल्यू कितना हो जाता है, 1। तो मतलब ये टोटल टर्म क्या बन जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। मतलब आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, के। मतलब जो रेट का यूनिट होगा वही रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट होगा, समझ रहे हो, जो आर का यूनिट होगा वही रेट कौन। तो आर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो क्या लिखते हैं इसको, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोलरिटी यही होता है ना जी, मोलरिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या मोलरिटी क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यही किसका यूनिट हो जाएगा, के का यूनिट हो जाएगा, यही के का यूनिट हो जाएगा। क्लियर है, यही के का यूनिट हो जाएगा, किसके लिए, जीरो ऑर्डर। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पर सेकेंड दिया हुआ है। इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर तो है ही नहीं, ये जीरो ऑर्डर नहीं है। चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। तो आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर ए था। तो अगर ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1।
तो क्या बनाएंगे यहाँ से R इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर 1, यही ना होगा। अब आपको किसका यूनिट निकालना है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से K का यूनिट निकाल लेते हैं। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू हो जाएगा, K का ही तो दिया हुआ है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा R डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A, और पावर A है मतलब तो 1 ही है, कोई बात ही नहीं लिखते हैं, छोड़ ही देते हैं इसको। बताओ रेट को किस तरह से अभी डिफाइन कर सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही ना जी, रेट का यूनिट तो यही होगा। अच्छा अब ए की कंसंट्रेशन मतलब ये भी मोलरिटी है, कंसंट्रेशन को बिग ब्रैकेट मतलब ये भी मोलरिटी है, ये भी क्या है मोलरिटी, मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर। तो बताइए मोल पर लीटर कट गया तो क्या हो गया पर सेकेंड। तो के का यूनिट किस में आ गया पर सेकेंड, बताओ। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए माना था ना हमने, ए का वैल्यू किस लिए लिया था फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा ये पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड दे रखा है, तो ये किसके लिए होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर नहीं होगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल एक्स इज डबल एंड दैट वाई इज हाफ्ड, हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बना रहा है x2y बना रहा है, ठीक है, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं, R निकाल लेते हैं, जिसको हम ओल्ड बोल देते हैं, इसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। बताइए क्या निकालेंगे, क्या होगा K होगा इनटू क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ X, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो पावर 3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Y, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। क्लियर हो गया, ये हो गया पहला वाला, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़िए, अब कहता है कि अगर आपने x को डबल कर दिया, तो देखिए हम यहाँ पे निकाल लेते हैं R न्यू रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो K तो आएगा क्योंकि सेम रिएक्शन है, K कभी भी चेंज नहीं होता है, अगर एक ही रिएक्शन है तो K हमेशा सेम ही रहेगा, तो K आ गया। अब कहता है जो x है वो डबल हो गया, मतलब ये क्या हो गया 2x हो गया, पावर कितना होगा 3 होगा इनटू, अब यहाँ पर कहता है y जो है वो हाफ हो गया, y क्या हो गया ध्यान देखिए, y हाफ हो गया, मतलब अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ y है ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, हाफ मतलब 1/2 और इसका पावर 1 ही रहेगा। यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं, R न्यू इक्वल टू क्या होगा K इंटू, अब ये जो तुम देख रहे हो 3, ये x का भी पावर है 2 का भी पावर है, तो इससे यहाँ से हम 2 टू दी पावर 3 निकाल लेते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3 लिख सकते हैं इनटू, अब आ जाओ यहाँ पर ये जो 1 देख रहे हैं तो इसे क्या निकाल सकती है, तो 1 तो 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 बाहर निकाल लेते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ y ऐसे निकाल लें। क्लियर हो गया, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं हम, अरेंज कर लीजिए। R न्यू क्या बनेगा, यहाँ से जो नंबर है ना उसको बाहर निकालो, बाहर किसको निकालते जो नंबर है, ध्यान देखिए ये 2 टू दी पावर 3 और ये 1/2, तो 2 टू दी पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया ना, ये आ गया 8 इंटू 1/2। अब आगे जो बचा है ना उसको लिख दो एज यूजुअल, क्या होगा यहाँ से K बच गया तो ये लिख दिया इंटू x टू दी पावर कितना हो गया 3 इंटू y टू दी पावर 1। क्लियर हो गया, अब इसको सॉल्व करो, R न्यू इक्वल टू ये कितना आ गया 2 से इसको कट कर दो 4 टाइम्स, तो 4 इंटू, अब इसको जब तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये R न्यू है, सॉरी R ओल्ड है, ये R ओल्ड है, चेक करो R ओल्ड में यही आएगा तुमको, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, मैं इसको इस तरह से राउंड कर देता हूँ। R ओल्ड ये वाला पार्ट, ये R ओल्ड है, पुराना रेट ऑफ रिएक्शन है, देख लो K x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 1, आ जाओ R ओल्ड में K x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 1 है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो R न्यू है वो R ओल्ड का 4 टाइम्स क्या हो जाता है, मतलब R जो न्यू होगा वो R ओल्ड, R न्यू और R क्या यहाँ पर R न्यू 4 टाइम्स ऑफ R ओल्ड है, तो मतलब R न्यू को यहाँ पर क्या लिखा गया, इसको हम R2 भी बोल सकते हैं, तो क्या हो गया 4 इंटू R1 बोल दो। तो देखो यहाँ पर ये ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, पहले जो कोई इक्वेशन दिया हुआ था हमने उसी इक्वेशन की मदद से R ओल्ड निकाल लिया। अब जो कह रहा है कि अगर
x को डबल कर दिया गया, y को हाफ कर दिया गया, तो वो वैल्यू पुट कर दिया, फिर वहाँ से जो नंबर वाला पार्ट था उसको बाहर निकाल लिया और r ओल्ड आपका पीछे बच जाएगा। तो कितना टाइम बचा, बस सिंपल सी बात है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इतना तक सभी बच्चे अच्छे से बात करना और समझने की कोशिश करना। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।